Hey guys, this is Ashish Goyal. This is the last chapter of this beautiful series Biotechnology. हमें आज फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना है. कैसे ऑब्टेन करते हैं उसकी बातें हम करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. हमने क्या किया, हमने क्या पढ़ लिया? सर हमने पढ़ा सबसे पहली बात कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं आइसोलेट कैसे करूंगा. ठीक है जी, आइसोलेशन. जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरे को निकालना आ गया. फिर मैंने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, वेक्टर के अंदर डाल दिया, और वेक्टर के अंदर डालने के बाद मैंने बना दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक है जी. अब जब वेक्टर में डाला तो मेरा वेक्टर कैसा था? मेरा वेक्टर था प्लाज्मिड PBR322, जहां पर था एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, दूसरी साइड था क्या? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. ये था आपका वेक्टर. क्या नाम है इसका? इसका नाम है PBR322, प्लाज्मिड ऑफ बॉलिवर एंड रॉड्रिगुइज, प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी नंबर 322. ठीक है जी. आपने क्या किया? आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसमें आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया. आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां डाला? आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाला यहां पर, एग्जैक्ट इसके बीच में. यहां पर हमारी क्या थी? क्लोनिंग साइट थी बेटा, क्लोनिंग साइट. मतलब मेरा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, आरई है, वो यहां कट मारेगा. जैसे उसने यहां कट मारा तो हुआ क्या जानते हो? इसके बीच में, इसके इस एंजाइम के, सॉरी इस जीन के बीच में जाके लग गया भाई. टेट्रासाइक्लिन के यहां पे बीच में जाके लग गया. अब जिसकी वजह से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पर आ चुका है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना है, इसके अंदर क्या हुआ जानते हो? ये इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो मेंटेन्ड है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस अब इसके अंदर नहीं रही. क्यों नहीं रही? क्योंकि इसका जो सीक्वेंस था, इसका इतना बड़ा जीन था, उस जीन के बीच में कुछ और आ गया. देखो जीन था ये पूरा, उस जीन के बीच में कोई और आ गया, तो जीन का सीक्वेंस पूरा खराब हो गया. अब सीक्वेंस खराब हो गया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रहेगा ही नहीं. जीन ही खराब हो गया, जीन ही काम नहीं कर रहा. टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, वो इनएक्टिवेट हो गया. कैसे इनएक्टिवेट हुआ? सर आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया. इसी को बोला गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जी. ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. ये बात हम कर चुके हैं, फिर दोबारा रिकॉल करा रहा हूं आपको. फिर हमने क्या किया बच्चों? फिर ध्यान से समझना. फिर हमने क्या किया? इसको हमने ये सब चल रहा है, खेल चल रहा है, इसको हमने क्या किया? टेस्ट ट्यूब में लेंगे. आप क्या लोगे? सर हमने एक वेक्टर लिया, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया और एक बैक्टीरिया में डाल दूंगा. कभी नहीं होगा, कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे. जरूरी थोड़ी है मिल जाए भाई. मान लो आपका बैक्टीरिया यहीं चिपक के रह गया, आपका प्लाज्मिड यहां चिपक के रह गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां रह गया, वो कभी मिल ही नहीं पा रहे हैं. आप क्या करोगे? यहां से इसको पास में लेकर आ जाओगे. इतना माइक्रोस्कोपिक है, आप देख भी नहीं पा रहे हो उसको. आप समझ रहे हो मेरी बात? आप देख भी नहीं पा रहे हो, इतना माइक्रोस्कोपिक है. अब एक चीज समझो, मैंने क्या किया? सर मैं 1 करोड़ बैक्टीरिया डालूंगा, मतलब करोड़ों बैक्टीरिया डालूंगा. ठीक है, होस्ट सेल है, इसी के अंदर मैं अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालूंगा. होस्ट सेल है. अच्छा सर इसके अंदर मैं करोड़ों वेक्टर डालूंगा, 1 करोड़ वेक्टर डालूंगा. ठीक है जी, बिल्कुल डालो आप. और सर मैं 1 करोड़ वेक्टर कहां से लाऊंगा? मैं ले आऊंगा, मार्केट में मिलता है ना. 1 करोड़ बैक्टीरिया भी ले आया. सर मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट तो एक ही निकाला था, तो भाई एक जो जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला था, इसको मल्टीप्लाई कर लो, एम्पलीफाई कर लो. किससे? टेक्निक पीसीआर से. ठीक है जी. आपको बता दिया था कि 30 साइकिल चलेंगे तो 1 बिलियन कॉपी, 100 करोड़ बन जाएंगे. तो उसमें से आपने थोड़े से ले लिए, मान लो 1 करोड़ आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिए. आपका बना तो एक ही था, लेकिन आपने एम्पलीफाई कर लिया. बहुत सारे बैक्टीरिया. अब हो सकता है, ध्यान से समझना, अब इसके अंदर बहुत कुछ है. अब मेरे बच्चों, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इस वेक्टर में जाके इंट्रोड्यूस हो ही जाएगा. इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है. लाइक मान लो 10% है. 10% जीन ऑफ इंटरेस्ट जाके वेक्टर में मिल रहा है. जरूरी थोड़ी है कि 1 करोड़ वेक्टर था, 1 करोड़ जीन ऑफ इंटरेस्ट आया, सारा जाके इंसर्ट हो जाएगा. ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता है. तो उसमें से क्या होंगे? बहुत ही कम, 10% इंसर्ट होंगे. मान लो आपका इन दोनों को मिला के लगभग 10 लाख, सिर्फ 10% क्या बना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना. बाकी 90 लाख वेक्टर ऐसे पड़ा हुआ है, 90 लाख वेक्टर पड़ा हुआ है, 90 लाख जीन ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ है इस टेस्ट ट्यूब में. कन्वर्ट तो खाली 10% हुआ ना. अब एक चीज समझो, आपने करोड़ों बैक्टीरिया डाले थे. अब इन करोड़ों बैक्टीरिया में ध्यान से देखना, इन करोड़ों बैक्टीरिया में
कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनके अंदर कुछ भी, अब आपने क्या करना है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर डालना है। हो सकता है कि इसके अंदर कुछ जाए ही ना, इसको बोला नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। हो सकता है आपने पूरी कोशिश की, पूरी जान लगा दी करने की, ट्रांसफॉर्मेंट कुछ इन करोड़ों बैक्टीरिया में से कुछ लाखों में नहीं गया, और उसमें से कुछ लाखों में चला तो गया, लेकिन क्या गया, वेक्टर चला गया। नॉन रिकॉम्बिनेंट बोला मैंने। ट्रांसफॉर्म तो हुआ आपका, डीएनए तो गया, लेकिन डीएनए कौन सा गया, वेक्टर वाला डीएनए गया, है ना, वेहिकुलर डीएनए बोलते हैं। हमें तो क्या, कौन सा डीएनए डालना था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना था। तो कुछ लाखों में क्या गया होगा, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट गया होगा मेरे बच्चों। तो आपने देखा कि हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटीज बन गई जी। इन 3 पॉसिबिलिटीज में से आई हैव टू सिलेक्ट दिस वन। अब इसको सेलेक्ट करने के लिए कुछ तो मार्कर लगाओगे। मैंने उसी का नाम दिया कि मैं तो सेलेक्टेबल मार्कर लगाऊंगा, मतलब सेलेक्टेबल, सिलेक्शन ऑफ जीन, सॉरी सिलेक्शन ऑफ सेल्स। कौन से बैक्टीरियल सेल हैविंग, कौन सा होस्ट सेल की बात कर रहा है, उस होस्ट सेल का सिलेक्शन करोगे जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट, टीआर आपको पता करना है। इन सबको मैं चाहता हूं मर जाए। इनको क्यों ग्रो कराऊं, क्यों खामा खा खाना खिलाऊं, आगे न्यूट्रिएंट डाल के मस्त इनको ग्रो कराएंगे और अपना प्रोडक्ट लेंगे। ये अपना हमारा न्यूट्रिएंट तो खा जाएंगे लेकिन प्रोडक्ट देंगे ही नहीं, इसलिए मैं इनको कुछ नहीं दूंगा, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं इन दोनों को मार दूंगा, सिर्फ इसी को सेलेक्ट करके ग्रो कराऊंगा बढ़िया बड़े स्केल पे, और उसको बड़े स्केल पे करके बड़ा सारा प्रोटीन बना लेंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा करती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सर एक चीज बताओ, तरीका बताओ इसको करने का। इसके 2 तरीके हैं, सेलेक्टेबल मार्कर के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है सिलेक्शन ऑफ टीआर, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट बाय 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से है। आप समझते हैं कैसे? देखो जी, आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर ये तीनों पड़े हुए, आपने क्या किया, इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर सीधा डाल दिया एम्पेसिलिन, एम्पेसिलिन कंटेनिंग मीडियम में डाल दिया। मतलब इसको आपने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब का, इस टेस्ट ट्यूब को इस टेस्ट ट्यूब में से निकाला और न्यूट्रिएंट मीडिया डाल दिया। न्यूट्रिएंट मीडिया आपने प्लेट बना ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने बैक्टीरिया डालना स्टार्ट किया, इस टेस्ट ट्यूब का सारा डालना स्टार्ट कर दिया आपने। धीरे धीरे करके वहां पे वो मस्त ग्रो करेगा, लेकिन उसके अंदर जिसमें हमने डाला था उसके अंदर क्या था, एम्पेसिलिन था पहले से। तो मेरे बच्चों एक चीज समझो, एम्पेसिलिन में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का क्या होगा सर, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो मर जाएगा, इट विल डाई। क्यों? क्योंकि एम्पेसिलिन से रेजिस्टेंट नहीं है, ये तो रेजिस्टेंट होगा एम्पेसिलिन से। क्यों? इसके अंदर क्या पहुंच गया था, वेक्टर पहुंच गया था, और वेक्टर में एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस थी, इसके अंदर नहीं पहुंचा, इसकी ये मर जाएगा। यहां पर भी एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस थी, देखो इसमें भी है ना, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए में भी वेक्टर में भी है, दोनों में एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस है, यानी कि जिसमें ये पहुंच जाएगा वो तो एम्पेसिलिन से बच गए, जिसमें नहीं पहुंचा वो मरा। अब आपको ट्रांसफॉर्मेंट में 2 चीजें मिली, क्या, एक तो सर TNR और एक TR। आपको क्या जानना है, आपको ये जानना है, ये वाला जानना है, बिल्कुल ठीक है। मैंने क्या किया, इसको टेट्रासाइक्लिन वाली मीडियम में डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, तो क्या होगा, ये जो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट थे ये तो क्या होंगे, मर जाएंगे, नहीं मरेंगे भाई। देखो इसके अंदर तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वेक्टर में, तो यहां पर तो सिर्फ वेक्टर गया, यहां पर तो वेक्टर गया, और यहां पर क्या गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आप देख रहे हो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंट जीन है। तो बच्चों ये वाला तो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट में बढ़िया टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट जीन है, क्योंकि ये तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो ये क्या करेगा, सर्वाइव। जो रिकॉम्बिनेंट था वो मर जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया था, मर जाएगा, तो इट विल डाई। आपको समझ में आ गया, जो मर गए, जिसका काम खल्लास हो गया, जिनका काम तमाम हो गया, वही हमारे टारगेट थे, मतलब वही हमारे, उन्हीं को तो हमें सेलेक्ट करना था, हमें पता चल गया जो मरा वही सेलेक्टेड है। आप बोलोगे सर जिसको सेलेक्ट करना था उसी को मार दिया, तो मैं बोलता हूं इसका क्या तरीका होता है, जिस प्लेट में आप ये सब कर रहे हो ना न्यूट्रिएंट मीडिया डाल के, उसके एक रेप्लिका प्लेट बना लेते हो आप क्या करते हो, ये प्लेट है, अब इस प्लेट में तो बड़े सारे बैक्टीरिया हैं, यहाँ पर ये सब एक बैक्टीरिया कॉलोनीज बना लेता है,
ये कॉलोनीज थी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की, ये कॉलोनीज थी ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट की, ये कॉलोनीज थी ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट की। भाई बहुत सारी कॉलोनीज बनी होंगी। तो जैसे ही मैंने पहले वाला किया था, एम्पिसिलिन में डाला था, इसको एम्पिसिलिन में डाला था, तो ये वाला मर गया था। अब ये दोनों बचे। मैंने क्या किया, पहले इसके रेप्लिका प्लेट बना ली, रेप्लिका प्लेट बना ली इसकी। रेप्लिका प्लेट कैसे बनाते हैं, ये तो मर गए थे, ये TNR बचा और यहाँ पे TR बचा। ये इसकी रेप्लिका प्लेट है, एग्जैक्ट इसी की है। कैसे बनाते हैं, ये न्यूट्रिएंट मीडिया, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक स्टैंप ली, मतलब स्टैंप होती है, वुडन ब्लॉक होता है जिसके ऊपर आप एक वेलवेट पेपर लगा देते हो और उसको इसके ऊपर ऐसे छाप दिया। छापने के बाद उस वेलवेट पेपर के ऊपर थोड़े से बैक्टीरिया आ जाएंगे। भाई इसके कुछ लाखों बैक्टीरिया आ जाएंगे तो खैर मर ही गया, इसके कुछ लाखों बैक्टीरिया, इसमें यहाँ पे करोड़ों बैक्टीरिया, यहाँ पे भी करोड़ों बैक्टीरिया एक कॉलोनी में, तो कुछ लाखों बैक्टीरिया उसके ऊपर आ गए। आपने उन्हीं लाखों बैक्टीरिया को इनके ऊपर ग्रो कराया, आपने इसके ऊपर डाल दिया। जैसे ही डाला और यहाँ पे बढ़िया मीडियम दे दिया तो धीरे धीरे करके यहाँ पर कुछ हजारों पहुंचे थे, करते 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 यहाँ पे भी करोड़ हो गए, बन गई आपकी रेप्लिका प्लेट। आपने क्या किया, यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक लिया, ऐसे छापा, इसके ऊपर करोड़ों थे, कुछ लाखों आ गए, इसके ऊपर डाले, कुछ हजारों चले गए होंगे, न्यूट्रिएंट मीडिया खाना वाना खिलाया, बढ़िया, फिर ग्रो कर गए, डिवाइड कर गए। बैक्टीरिया तो वही डिवाइड किए, रेप्लिका प्लेट बन गई। आपने इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि ये वाली कॉलोनी क्या है, जिंदा है, ये वाली कॉलोनी क्या है, TR वाली मर गई। आपने देख लिया कि ये वाली कॉलोनी मर रही है, यही मेरे बैक्टीरिया है जो TR है, इसको सेलेक्ट कर लिया, निकाल लिए। अब बोलोगे सर बहुत ही ज्यादा कम्बरसम सा प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा लेंदी प्रोसेस है, रेप्लिका प्लेटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, रेप्लिका प्लेट बनानी पड़ेगी, ये तो बहुत लेंदी सेलेक्टेबल मार्कर है। आप कोई आसान सेलेक्टेबल मार्कर बताओ कि मेरे को बढ़िया एकदम ये ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट मिल जाओ और ये सब रेप्लिका प्लेट वगैरह बनाने का कोई चक्कर ना हो। मैं कहता हूं आ जाओ। दूसरा है हमारे पास एक, देखो भाई, देखो मेरे पास दूसरा तरीका है। मैंने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ TR करना है जिसमें एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन रहेगा और एक LAG-Z जीन रहेगा। तरीका है हमारे पास, क्या है देखो, ये बैक्टीरिया, सॉरी ये आपका वेक्टर। अब आपने वेक्टर कैसा लिया जानते हो, अब आपने वेक्टर लिया है, यहां पे तो क्या लिया, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन लिया और यहां पे क्या ले लिया, LAC-Z जीन। बचपन की बातें याद करो, पढ़ा था आपने चैप्टर, कौन सा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसके अंदर आपने देखा था लैक ऑपरॉन में जाना था। LAG-Z जीन जो होता है वो क्या करता है, क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। सर क्या करता है बच्चों, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसको मैं पढ़ा चुका हूं आपको पहले, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज थोड़ा सा वहां डिटेल में पढ़ाया था, यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स-गॉल, एक सब्सटेंस है ये, इसको आप क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बोलते हो। क्रोमोजेनिक इसलिए बोलते हो क्योंकि ये कलर देता है। अच्छा समझना, ये आपका एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज इन द प्रेजेंस ऑफ दिस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ये क्या करता है, ब्लू कलर देता है, ये ब्लू कलर देता है। हो गया काम हमारा, ये ब्लू कलर देता है। अब इससे कैसे सेलेक्ट करेंगे वो भी सुन लो। तो भाई आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है और ट्रांसफॉर्मेंट है, ये नॉन, इसको आपने क्या किया, एम्पिसिलिन वाले मीडियम में डाल दिया, एम्पिसिलिन वाले मीडियम में डाल दिया। तो आप एक चीज समझो, ये वेक्टर है, जब हमने अपना जीन का इंटरेस्ट, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था वो यहां पे डाला था, यहां पे क्लोनिंग साइट है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, यहां पे मैंने अपना क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। तो क्या बना, रिकॉम्बिनेंट DNA कैसा बना, मस्त एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है, ठीक है जी। और यहां पर ये LAC-Z जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, LAC-Z जीन का इंसर्शनल एक्टिवेशन हो गया। तो अब यहां पे LAC-Z जीन क्या होगा, काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा। बहुत सिंपल। इसका मतलब है मेरे बच्चों, जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा, देखो अब समझना, 3 टाइप के बैक्टीरिया बनेंगे यहां पर भी। पहला बैक्टीरिया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दूसरा बैक्टीरिया इसके अंदर सर चला तो गया, ये देखो
इसके अंदर चला तो क्या, ये एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस। तो ये क्या हुआ, ये तो ट्रांसफॉर्मेंट है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तीसरा बैक्टीरिया आपका बना, तीसरा बैक्टीरिया बना बच्चों। तीसरे बैक्टीरिया में क्या हुआ, देखो तीसरे बैक्टीरिया में क्या हुआ, ये एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है और ये वाला जो है, सॉरी टेट्रासाइक्लिन के लिए नहीं, लैक्सीजीन है, लैक्सीजीन है, ठीक है जी। और यहां पर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यानी कि अब लैक्सीजीन काम नहीं कर रहा है। बहुत सिंपल, ये 3 तरह के बैक्टीरिया मेरे को सिलेक्ट करने हैं, मेरे ये वाले। तो भाई मैंने एम्पिसिलिन वाले मीडियम में डाल दिया, ये बच जाएगा सर, एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है, बच जाएगा। ये बच जाएगा सर, एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है, बच जाएगा। ये दोनों बच जाएंगे, मर गया। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट आपका खत्म। तो आपने एक तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस यूज किया, ठीक है। इसके लिए क्या किया आपने, नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को मार दिया। अब आपका ट्रांसफॉर्मेंट के लिए लैक्सीजीन यूज करूंगा मैं, कैसे, इसके अंदर 2 केस बने, नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट। तो मेरे बच्चों नॉन रिकॉम्बिनेंट के अंदर लैक्सीजीन जो होगा वो कैसा होगा सर, एक्टिव होगा। क्यों, उसके अंदर तो जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट ही नहीं हुआ, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ही नहीं हुआ। इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट कब बना था, जब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया था। इसके अंदर लैक्सीजीन काम नहीं करेगा, इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव इसलिए होगा क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया इसके अंदर, ठीक है जी, सिंपल। इसका मतलब है जैसे ही इसके अंदर पूरे प्लेट में मैं डालूंगा क्या, एक्स गॉल डालूंगा, तो बच्चों ये वाला तो एक्सगॉल, ये तो लैक्सीजीन एक्टिव है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा मस्त। एक्सगॉल की प्रेजेंस में क्या दे देगा, ब्लू कलर दे देगा। तो यहाँ पे ब्लू कलर की कॉलोनीज बनेंगी बैक्टीरिया की। भाई यहाँ पे लैक्सीजीन इनएक्टिव हो गया था, इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया था। अब क्या होगा सर, ना तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा और ना ही आपका ये ब्लू कलर देगा क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में। तो इसने क्या किया, व्हाइट कलर दिया। तो अब समझो किसी को मारना नहीं पड़ा, मेरी जो व्हाइट कलर की कॉलोनीज बनी, जिन्होंने ब्लू कलर दे दिया उनको साइड फेंको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो अपने पहले ही मार दिए थे, इसको साइड फेंको। जो व्हाइट कलर की कॉलोनीज बनी मस्त उनको सेलेक्ट करो और अपना कमर्शियल स्केल पे ले जाओ। अब इनका फॉरेन प्रोडक्ट ऑब्टेन करो। तो वी हैव 2 टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। फर्स्ट इज taking 2 antibiotic resistant gene, but that's a cumbersome process. So we have an easy process, that is 1 antibiotic gene, मतलब 1 antibiotic resistant gene and 1 laxi gene, ठीक है जी। अब देखो obtain foreign gene product। अब देखो मैंने क्या बना लिया अपने, मेरे पास आ गया बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, जिसके अंदर मस्त रिकॉम्बिनेंट मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला हुआ है। अब मैं उससे प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो जब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो क्या होगा, देखो एनसीईआरटी की कुछ लाइनें छापी है मैंने यहाँ पे। आफ्टर हैविंग क्लोन द जीन ऑफ इंटरेस्ट, भाई जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन करने के बाद हैविंग ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन। भाई मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट क्यों डाला था, मेरे को टारगेट प्रोटीन चाहिए था। जीन क्या बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा, वही मेरा टारगेट प्रोटीन है। सो वन हैज टू कंसिडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन द लार्ज स्केल। भाई कंपनी बनाएगी, मान लो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इंसुलिन बनाने वाला जीन है, इंसुलिन बनाने वाली कंपनी है, खूब सारा इंसुलिन बनाएगी पूरे भारत में, उसको भेजना है ना। तो बहुत बड़े स्केल पे बनाएगी, उसको प्रोटीन चाहिए क्या, इंसुलिन चाहिए। ये इंसुलिन बनाने वाली जीन है, ठीक है जी। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन? बिल्कुल, फैक्ट्रीज में यूज होगा। इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेसेस इन अ हेटेरोलोगस होस्ट। हेटेरोलोगस होस्ट क्या होता है भाई आप ह्यूमन का जीन निकालकर बैक्टीरिया में डाल रहे हो, किसी और ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हो, तो क्या बोला आपने क्या बोला, आपने बोला कि हेटेरोलोगस होस्ट है। ये होस्ट क्या बना, हेटेरोलोगस होस्ट। अब ये जीन को पालेगा, ये होस्ट है पार्टीज की तरफ से, ठीक है। लेकिन अगर ह्यूमन का जीन निकाल के ह्यूमन में डाल दो तो होमोलोगस होस्ट कहलाएगा। तो हेटेरोलोगस होस्ट क्या करेगा, हेटेरोलोगस होस्ट इज कैरिंग व्हाट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, प्रोटीन बनाएगा। नाम दे दिया मैंने क्या, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। द सेल्स हार्बरिंग क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी में छोटा सा उसमें ग्रो करके देख लोगे, आपको लगेगा कि सारी कंडीशंस बढ़िया चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, काम करो उसको लार्ज स्केल पे ले जाओ।
एकदम से मैं 1000 लीटर में बना लूंगा और मेरे को समझ में आया कि कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो मेरा तो 1000 लीटर न्यूट्रिएंट मीडिया वेस्ट हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, पहले थोड़ा सा करूंगा, उसका पूरा चेक करूंगा कि ये किस किस कंडीशन पे बढ़िया ग्रो कर रहा है, सारी कंडीशन चेक कर लूंगा मैं, है ना। मान लो मैंने क्या किया, छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले मैंने इसको ग्रो करा लिया, 1 2 3 4, यहां पर मैंने कुछ टेम्परेचर रखा, कुछ पीएच रखा, कुछ ऑक्सीजन लेवल रखा, ऐसे कंडीशन प्रोवाइड की, यहाँ पर भी अलग अलग कंडीशन प्रोवाइड की, यहाँ पर भी अलग कंडीशन प्रोवाइड की, यहाँ पर भी अलग कंडीशन, मैंने अलग अलग कंडीशन प्रोवाइड करके देखा कि सबसे बढ़िया कहाँ ग्रो कर रहा है। मेरे को समझ में आ गया सबसे बढ़िया यहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो मैंने जो यहाँ की सेटिंग्स ली थी, यहाँ की कंडीशंस ली थी, उन्हीं कंडीशंस में मैं सबसे बड़े स्केल पे कराऊंगा। हो सकता है कि यहाँ फर्स्ट वाले में बहुत ही कम ग्रो कर रहा हो, तो भाई मैं पहले 1000 लीटर में कराने से पहले उसका थोड़ा सा लेबोरेटरी लेवल पे करा लूंगा। जब मेरे को लगेगा कि सबसे बढ़िया यही है तो उसको फिर बड़े लेवल पे कराएंगे। द कल्चर में भी यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन एंड देन प्योरीफाई इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स। आगे बात करते हैं इसके आगे बात करते हैं। तो बच्चों अब मान लो आपने छोटे लेवल पे लेबोरेटरी लेवल पे कर लिया, लेबोरेटरी लेवल पे करने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आपको चाहिए सर बड़े लेवल पे करेंगे हम तो बड़े बड़े जो ऐसे पूरे बड़े बड़े ऐसे पतीले होते हैं उनको बायो रिएक्टर्स बोलते हैं, जिनके अंदर हम अपना रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमारा पहला बायो रिएक्टर है सिंपल स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर, है ना। स्टर्ड मतलब होता है घुमाना, ठीक है ना, ऐसे चम्मच से स्टर करते हो आप किसी भी ग्लास में पानी डाल के, मतलब चीनी घोल के स्टर करते हो, स्टेरिंग होता है ऐसे घोलना। तो आपने क्या किया, एकदम सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर लिया। दूसरा ये पढ़ेंगे स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। अभी पहले हम सिंपल की बात करते हैं। तो सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर कुछ ऐसा दिखता है। क्या किया इसके अंदर आपने, सर मैंने खूब सारा न्यूट्रिएंट मीडिया डाल दिया, खूब सारा खाना डाल दिया। क्या डाला मैंने, यहाँ पे डाल दिया खाना, न्यूट्रिएंट मीडिया डाल दिया इसके अंदर, ठीक है जी। एक बार खूब सारा न्यूट्रिएंट मीडिया डाल दिया, बैक्टीरिया डाल दिया, कौन से, सर जो मैंने बनाए हैं, मेरा हेट्रोलोगस होस्ट डाल दिया मैंने, ठीक है जी। तो यहां पर सब डाल दिया, वो खाना खाएगा, ग्रो करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा, मेरा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाएगा। अब उसको एक पीएच मेंटेन करना होगा। भाई मान लो ज्यादा एसिडिक हो गया, करते करते प्रोडक्ट बनाते हुए कुछ एसिडिक प्रोडक्ट बना रहे, करते करते बहुत एसिडिक हो गया, बैक्टीरिया ही मरने लग गया। आपने जो बैक्टीरिया डाला था, जो बना रहा था सब वही मरने लग गया। तो आपको एसिड या बेस, जो मतलब पीएच कंट्रोल करना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा एसिडिक ना हो जाए, बहुत ज्यादा बेसिक ना हो जाए। जिस लेवल पे, जिस पीएच पे सबसे ज्यादा ऑप्टिमम ग्रोथ होगी, उसी पीएच को मेंटेन कर लेंगे। आपने एक पीएच मेंटेनर लगा दिया, कंट्रोल लगा दिया, ठीक है जी। फिर आपने यहाँ पर एक मोटर लगा दी, जिसके से जो इम्पेलर है, ये इनको बोलते हैं फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स। ये क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं। तो ये घुमाएंगे तो ये क्या करेंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लो कुछ बैक्टीरिया यहाँ ज्यादा हो गए, यहाँ कम हो गए, तो ऐसा नहीं होगा ना, तो घूम रहा है पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, सब बैक्टीरिया को खाना मिलेगा, सबको सब चीजें मिलेंगी। हो सकता है न्यूट्रिएंट मीडिया इधर ज्यादा हो जाए, इधर कम हो जाए, इधर वाले बैक्टीरिया को खाना ही नहीं मिल रहा, ग्रो नहीं कर रहे हैं, चीजें खत्म। लेकिन जैसे घुमाता रहेगा तो पूरे को सबको इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो हमें इम्पेलर्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अपने खाना डाल दिया, कल्चर ब्रॉथ बोला उसको, या मैंने आसान भाषा में खाना लिख दिया। यहाँ पे अपने मोटर लगा दी ताकि जिसकी वजह से घूम पाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या किया, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह बनती रहती है बेटा, यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह बनती रहती है। अब जब ये फॉर्म्स बनेंगी, ऊपर झाग बनते रहेंगे, इस फॉर्म को हटाने के लिए यहाँ पे फॉर्म ब्रेकर लगा दिया, ठीक है। झाग बनेंगे तो उनको फॉर्म ब्रेकर लगा दिया, और यहाँ से स्टेराइल एयर पंप कर दिया। एयर पंप करेंगे, स्टेराइल एयर, कोई और बैक्टीरिया ना आ जाए वहाँ पे, स्टेराइल एयर पंप करेंगे, और जैसे एयर पंप करेंगे तो ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन करने लगेंगे, नहीं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो 2 एटीपी बनाएंगे खाली। एरोबिक रेस्पिरेशन होती रहेगी, बढ़िया चल रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको स्टीम करते रहेंगे, स्टेरिलाइजेशन करते रहते हैं थोड़ा बहुत, मतलब अदर बैक्टीरियाज के लिए, और इसको पूरा बनाते रहते हैं। कुछ देर बाद ये बढ़िया आपको प्रोडक्ट निकाल कर दे देगा, प्रोडक्ट बना कर दे देगा। आपने क्या किया, उसका पीएच मेंटेन कर दिया, आपने उसका टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, ये टेम्परेचर मेंटेन के लिए लगा हुआ है। आपने उसका फॉर्म ब्रेकर लगा दिया, फॉर्म हटा दिया, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इम्पेलर लगा दिए, प्रॉपर आपने कंडीशन प्रोवाइड कर दी। बैक्टीरिया था ही ग्रो करने के लिए, उसके अंदर उसका खाना डाल दिया, क्या डाल दिया, न्यूट्रिएंट मीडिया डाल दिया, या कल्चर ब्रॉथ डाल दिया,
है ना, एक ही बात है, न्यूट्रिएंट मीडिया बोलूँ, कल्चर ब्रॉथ बोलूँ, खाना बोलूँ, बात तो एक ही है। अब हमने इसमें एनसीईआरटी क्या लिखती है, देखो, स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट। थोड़ा वॉल्यूम तो नहीं करना, अब हमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए। to produce large quantities, the development of bioreactors where large volumes 100 to 1000 लीटर्स, इसके अंदर आप 1000 लीटर्स तक बना सकते हो, ठीक है जी। अगला जो है उसमें 1000 लीटर नहीं बना पाओगे, उसकी बात करेंगे। ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड was required. Thus, bioreactors can be thought of as vessels in which raw material are biologically converted into specific product. हमने तो क्या डाला भाई, रॉ मटेरियल डाला जिसको बायोलॉजिकली कन्वर्ट कर दिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। खाना डाला, रॉ मटेरियल क्या है, खाना। खाना बायोलॉजिकली मतलब क्या, किन्होंने, बैक्टीरिया ने अपना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन किया, प्रोडक्ट बनाया क्या, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है जी। इंडिविजुअल एंजाइम एक्सेट्रा यूजिंग माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सेल, a bioreactor provides the optimum condition for achieving the desired product by providing optimum growth conditions like temperature, pH, substrate, salt, vitamins, oxygen। जितनी चीजें चाहिए हमने सब दिया कि भाई तू ग्रो कर और बढ़िया सा हमें अपना प्रोडक्ट बना कर दे दे, हमें हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन दे दो, आप इसको किसी में भी ग्रो करा सकते हो, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, ये था आपका सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। दूसरा आता है आपका स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्पार्ज्ड, अब ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है, ये ऐसे गोल सिलेंड्रिकल नहीं है, ऐसे चपटा है, चपटा है ना, रेक्टेंगुलर शेप, मतलब क्यूबॉइडल शेप का होता है, यू कैन से। इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान से समझना क्या होता है, यहां पर ऐसे प्लेट लगाई है, ऐसे प्लेट लगाई है और नीचे से पूरा ऑक्सीजन पंप किया जाता है, बहुत सारा ऑक्सीजन पंप किया जाता है। तो आपने क्या किया, सब कुछ डाला इसके अंदर भाई, न्यूट्रिएंट मीडिया डाला आपने, इसके अंदर क्या डाला, इसके अंदर आपने न्यूट्रिएंट मीडिया डाला, इसके अंदर आपने हेट्रोलोगस होस्ट डाल दिया, भाई बैक्टीरिया डाल दिया ना जिसको ग्रो कराना है, यानी कि बैक्टीरिया डाल दिया, बैक्टीरिया डाल दिया और उसका खाना डाल दिया, बैक्टीरिया ग्रो करेगा, लेकिन बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए बढ़िया कंडीशन चाहिए। आपने क्या किया, इसके अंदर सारी चीजें तो लगाई, यहाँ पे पीएच मेंटेन करने के लिए आप चीजें लगाते हो, देखो यहाँ पे पीएच मेंटेन करने के लिए चीजें लगाते हो, टेम्परेचर कंट्रोल लगाते हो, सब लगाते हो, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर नहीं दिख रहा तो नहीं लगाओगे, सब लगाते हो। इसके साथ आपको कहोगे सर ऑक्सीजन भी चाहिए, ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं, एक स्पेशल सी चीज की गई, नीचे से पूरे प्रेशर से, इतना प्रेशर से बहुत सारा ऑक्सीजन ऊपर गया और पूरे के अंदर बबल्स आ गए, यहां से बबल्स आते गए आते गए आते गए, यहाँ पे ऐसे बबल्स हो गए, यहां से ऐसे बबल्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बबल्स हो गए। अब पूरे में बबल्स आते रहे, ऑक्सीजन के बबल्स हैं, अब पूरे में जब ऑक्सीजन आता रहेगा तो बढ़िया एरोबिक रेस्पिरेशन होता रहेगा, एंजाइम बढ़िया वर्क कर पाएंगे, ठीक है, एंजाइम बढ़िया वर्क कर पाएंगे, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर मैं इसमें 2000 लीटर या 1000 लीटर ले लूंगा तो ऑक्सीजन ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएगा ना, एक लिमिट है ना हर चीज की, कितने प्रेशर से फेंकोगे ऊपर, 1000 लीटर में थोड़ी ऊपर प्रेशर से आ जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका मीडिया भी बहुत ज्यादा थिक नहीं ले सकते हो, थिन मीडिया लोगे, है ना, बहुत ज्यादा डेंस नहीं ले सकते हो, थोड़ा सा कम डेंस लोगे। दूसरी बात है, इसके अंदर काम 100, 150, 200 लीटर तक तो कर सकते हो, ताकि हम इसके अंदर नीचे से प्रेशर बना के पूरा ऑक्सीजन पहुंचा दे। 1000 लीटर 2000 लीटर डाल दोगे तो प्रेशर ही नहीं बना, इतना प्रेशर ही नहीं बना पाओगे, तो उसके लिए फिर वही सिंपल स्टड वाला बढ़िया है। लेकिन यहां पर आपने क्या किया, ऑक्सीजन पंप करा, सब कुछ मिल गया, बैक्टीरिया बढ़िया ग्रो करेगा। एफिशिएंट ज्यादा कौन सा, ये वाला, क्यों सर, ऑक्सीजन पूरा हर जगह से बढ़िया मिल रहा है ना, और सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया की एक्टिविटी बढ़ जाती है, एंजाइम को काम करने के लिए जगह मिल जाती है, ठीक है, काम करने के लिए जगह मिल जाती है, सारी चीजें मिल जाती है, तो सरफेस एरिया बढ़ गया जिसके से एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। फिर एनसीईआरटी कुछ बातें लिखती है, देखो, स्टर टैंक बायोरिएक्टर, स्टर टैंक मतलब ये सिंपल की भी बात कर रहा है और स्पार्ज्ड की भी बात कर रहा है, कुछ चीजें तो कॉमन है, इज यूजुअली सिलिंड्रिकल और विद इन अ कर्व्ड बेस टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट। The stirrer facilities even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. Alternatively, air can be bubbled through the bioreactor. नीचे air bubble की bioreactors में, if you look at the
a figure closely, you will see that the bioreactor has an agitator system, an oxygen delivery system, and a form control system, a temperature control system, pH control system, sampling ports. ये सारी चीजें होती हैं, सैंपल के लिए डालते रहते हैं, सारी चीजें होती हैं। ये सब किस में? सिंपल वाले हमने देखी थी, फॉर्म ब्रेकर था, पीएच कंट्रोल था, टेम्परेचर कंट्रोल था, सारी चीजें थी। सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियोडिकली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझाता हूं। इसका मतलब आपको यहां समझ में आएगा। दो तरीके का कल्चर सिस्टम है। पहला बैच कल्चर है, बैच कल्चर सिस्टम, और दूसरा कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम। इसका मतलब समझिएगा। आपने क्या किया, अपने बायोरिएक्टर्स में प्रोडक्ट बनाया। बायोरिएक्टर्स में जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो पहले धीरे धीरे करके थोड़ा सा बनेगा। भाई एक बैक्टीरिया से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रही है। लेकिन अब 2 करोड़ बैक्टीरिया हो गए तो 2 करोड़ तो अब सीधा 4 करोड़ बनाएंगे, फिर सीधा 8 करोड़, फिर सीधा 16 करोड़। अब देखो एक ही बार में कितने ज्यादा करोड़ों में बढ़ रहे हैं। पहले कुछ नंबर्स में बढ़ रहे थे, करते 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 फिर आ जाएगा इनका ये फेज। फिर अब यानी कि इन्होंने ग्रोथ करना बंद कर दिया। क्यों? इससे ज्यादा ग्रोथ करेंगे तो मर जाएंगे। न्यूट्रिएंट मीडिया ही नहीं है ना भाई, न्यूट्रिएंट मीडिया खत्म हो गया। जितना 1000 करोड़ बैक्टीरिया के लिए 10-20 करोड़ बैक्टीरिया के लिए डाला था तो 20 करोड़ ही होंगे, 25 करोड़ होंगे तो खाने ही नहीं मिलेगा, मर जाएंगे। तो इससे पहले जो फेज आता है इसको हम बोलते हैं लैग फेज, धीरे धीरे जाता है। फिर ये होता है लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। फिर जाता है ये स्टेशनरी या स्टीडी फेज। बेटा ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया, आपने क्या किया, एक बार कल्चर मीडिया डाल दिया, एक बार सारी चीजें कर दी, बैच कल्चर बोलते हैं इसको। एक बार आपने क्या किया, कल्चर मीडिया डाल दिया, एक बार डाल दिया, एक बार बैक्टीरिया डाल दिया, बना, बाहर निकाल लिया प्रोडक्ट, ठीक है ना। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या किया आपने, इसके अंदर मीडियम लिया और यहां से देखो, जैसे ये बायोरिएक्टर थे, आपने क्या किया, पूरा भर दिया, बढ़िया प्रोटीन बन रहा है। फिर यहां से आउटलेट से बाहर निकाला, यहां से बाहर आया और बाहर आ गया। मान लो आपने क्या किया, 80% बाहर निकाल लिया, ठीक है, 20% ही रह गया। फिर यहां से और 80% न्यूट्रिएंट मीडिया भर दिया, थोड़े से बैक्टीरिया और डाल दिए, फिर ये पूरा भर जाएगा। फिर यहां से 80% निकाल लेंगे, फिर ऊपर से और डाल देंगे, तो यहां से डालते रहेंगे, यहां से एक जगह से निकालते रहेंगे, कॉन्टिन्यूअस ही चलता रहेगा। तो ये हमने कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम हो गया। इसमें क्या था, एक बार डाला पूरा, है ना, बना पूरा और निकाल लिया, बात खत्म। यहां पर बार बार ऊपर से डालते रहेंगे, नीचे से निकालते रहेंगे। इनलेट्स और आउटलेट्स, पोर्ट्स होंगे इनके अंदर। बात समझ में आए? यही था इनलेट और आउटलेट, ठीक है जी। देखो एक चीज और लिखी है, सेल्स आर मेंटेनिंग इन देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। हम क्या करते हैं इसके अंदर, देखो इसके अंदर क्या करते हैं, ये आते हैं यहाँ पे, जैसे ये लॉग फेज में जाते हैं, देखो लॉग फेज में जा रहे। अब जैसे ही स्टीडी फेज में जाने लगेंगे, इसकी बात कर रहा हूं मैं, कॉन्टिन्यूअस की, जैसे ही स्टीडी फेज में जाने लगेंगे, आपने क्या किया, बाहर निकाल लिया और वापस से फिर से नया फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया डाल दिया, फिर बैक्टीरिया ग्रो करेगा। फिर आपने क्या किया, उसको बाहर निकाल लिया, जैसे स्टीडी फेज में आने लगा, फिर फ्रेश। तो आपने खाना देते रहे, है ना। तो इसलिए वो हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ही, एक्टिव फेज में ही रहा। यहाँ पे स्टीडी फेज आ गया तो आपने बाहर निकाल लिया। इसके अंदर आपने एक्टिव फेज के अंदर ही इसको रखा है, कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम को। क्लियर बात? अब हम बात करेंगे लास्ट, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब आपने बहुत सारा प्रोडक्ट बना लिया, आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है जी, आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट आ गया। अब बहुत सारा प्रोडक्ट आने के बाद क्या करेंगे हम, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज। अब देखो आ गया आपके पास ये सारा कल्चर आ गया, इसके अंदर क्या है, आपका बैक्टीरिया पड़ा है, इसके अंदर क्या है, आपका प्रोटीन पड़ा है, इसके अंदर क्या है, आपका कल्चर मीडिया पड़ा है, सब कुछ पड़ा है ना। आप इसके अंदर तो बहुत कुछ चीजें पड़ी होंगी, मेरे को तो अपना प्रोटीन निकालना है। तो सबसे पहले इसकी को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं अपना प्रोडक्ट को सेपरेट करूंगा, सेपरेट किया मैंने, अपना प्रोटीन अलग किया, और उसके बाद उसको प्यूरिफाई करूंगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, एकदम प्योर बनाऊंगा, कोई इंप्योरिटीज नहीं। पहले तो सेपरेट कर लूंगा मोटा माटी, फिर उसको एकदम प्यूरिफिकेशन करूंगा। उसके बाद मैं उसके अंदर प्रेजर्वेटिव ऐड करूंगा कि भाई मेरे को मार्केट में बेचना है,
ये 5 दिन तक रहेगा, मैं इसको प्रेजर्वेटिव डाल के सीधा 500 दिन की इसकी शेल्फ लाइफ बना देता हूँ, यानी कि ये शेल्फ लाइफ बढ़ गई, यानी कि अब ये 5 दिन तक जिंदा रहता था, है ना, 5 दिन तक इसकी एक्सपायरी थी, लेकिन हमने इसकी एक्सपायरी प्रेजर्वेटिव डाल के 1 साल 2 साल ऐसे कर दी, प्रेजर्वेटिव ऐड किए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एनसीईआरटी के लिखते हैं, सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स एज इन केस ऑफ ड्रग्स। अगर आपने इंसुलिन बनाया, कुछ भी बनाया, तो भाई पहले क्लिनिकल ट्रायल्स चलने चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसके अंदर एक्टिव बैक्टीरिया वगैरह प्रॉपर प्योरिफिकेशन ना हुआ, कुछ ना हुआ, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए बीच में, इसलिए पहले आपको क्लिनिकल ट्रायल्स, स्पेशली ड्रग्स के केसेस में, कि कुछ ऐसा ना हो कि वो बैच जो है, वो लॉट जो है जो आपने बनाया इसके लिए, इसलिए बैच जो दवाइयाँ होती है उसके पीछे बैच नंबर और लॉट नंबर होता है, तो बैच कल्चर करते हैं। अब उसमें थोड़ी सी भी कुछ गड़बड़ी आ गई और पूरी मार्केट में पहुंच गई, आपके 10 15 20 केसेस आ गए वहां पे, तो वो कंपनी को पता चला कि यहाँ से केसेस आ रहे हैं ना, यहाँ से हमारी इस दवाई से केसेस आ रहे हैं, तो वो सीधा क्या करेंगे, डॉक्टर को पता चल रहा है कि यहाँ से केसेस आ रहे हैं, और यहाँ से सीधा उसने क्या किया, कंपनी ने पता किया, कंपनी को पता चलती उसने क्या किया, वो जितना भी था उस बैच नंबर की जितनी दवाइयाँ थी वो सारा बैच ही क्या कर दिया, वापस मंगा लिया, डिस्कार्ड कर दिया, वो फिर नया बनाया। तो इसलिए ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। जो अच्छी कंपनीज है, सिप्ला है, रैनबैक्सी को अब सन फार्मा ने खरीद लिया है, सिप्ला है, सन फार्मा है, ऐसी बहुत सारी है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखती हैं इन चीजों का, क्वालिटी कंट्रोल का। द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड द क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी कि उसकी क्वालिटी को कैसे चेक किया जाएगा, उसके लिए प्रोडक्ट क्वालिटी मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी मैनेजर्स लगाए जाते हैं इन कंपनीज के अंदर, जो कि इस प्रोसेस को भी करते हैं और उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, ताकि उसके बाद हम उसको मार्केट में बेच सके। इसके बाद क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे और फिर प्रोडक्ट बेचेंगे, प्रोडक्ट सेलिंग करेंगे, फिर लोग खाएंगे, कंज्यूम करेंगे। ठीक है जी, ये एक तरीका था। पूरा बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर हमारा खत्म होता है। हम अब क्वेश्चंस की बातें करने वाले हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते हैं, है ना। अब हम सवाल की बहुत सारे सवाल कर लेते हैं। प्लाज्मिड यूज टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। भाई पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने करा था, कोहेन एंड बोयर ने किया था। प्लाज्मिड किससे निकाला था, साल्मोनेला टाइफी से निकाला था, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी से निकाला था, इकोलाई में डाला था। नेक्स्ट है बच्चों हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर। एंटीबायोटिक तो और किसी लिए यूज किया ही नहीं हमने, सेलेक्टेबल मार्कर के लिए यूज किया। सारे एनसीईआरटी के सवाल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिड। भाई ये तीनों आपके क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये आपका क्या होगा, सब प्लाज्मिड होगा। पहले इसको पॉज करके खुद सवाल करने की कोशिश करना, फिर मुझे सॉल्व करने देना, फिर देखना सही है कि नहीं। कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर्स व्हाइट इन कंट्रास्ट ऑफ ब्लू ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ, क्यों, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया किसका, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज तो नहीं होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है। इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, बिल्कुल ठीक बात है, इनएक्टिवेट हो गया। भाई यहां पर बीटा नहीं लिखा बट मेंशन नहीं किया, ठीक बात है, लेकिन अल्फा तो नहीं होगा, ठीक है ना, अल्फा तो नहीं होगा। नॉट करेक्ट अबाउट, कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है पीबीआर 322 वेक्टर के लिए। तो पहला तो ये इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग डिराइव्ड डीएनए डिराइव्ड नेचुरली फ्रॉम प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई, बिल्कुल ठीक बात है, ये याद कर लेना है बात। इसके बाद दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन, बिल्कुल ठीक बात है। बॉलिवर एंड रॉड्रिक विजनेस को डेवलप किया, ये भी सही बात है। सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट इन इट्स कैन डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस। कलर वाला लैक्स जीन नहीं, पीबीआर 322 में तो लैक्स था ही नहीं था, ये आंसर होगा। उसमें तो दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे, ठीक है जी। देन आपका ये फिगर दे रखा है, देखो मैंने मेंशन भी किया एनसीईआरटी में कहां पर ये दे रखा है, आपको ये बता रखा है कि कौन सा इसमें से करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। ओआरआई नहीं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, गलत। रोप बिल्कुल गलत, और हिंडी 3 इको R1 सेलेक्टेबल मार्कर है, बिल्कुल गलत। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, बिल्कुल ठीक है, आंसर होगा डी, ठीक है।
रोप ऐसा नहीं होता, रोप का मतलब होता है रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन, उसकी हम बातें नहीं करेंगे, इतना पूछा नहीं जाता है। ड्यूरिंग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर, ठीक है। इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट, बिल्कुल ठीक बात है, ब्लू कलर देगा जब कोई इंसर्ट नहीं होगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू कलर देगा, बिल्कुल ठीक बात है। द ब्लू कलर इज प्रोड्यूस्ड बाय, चलो उसकी जरूरत ही नहीं है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है जी। ब्लू कलर इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज था तो ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में ब्लू कलर दे रहा था, नहीं था तो व्हाइट कलर दे रहा था। तो ब्लू कलर किसकी वजह से आया? इसी की वजह से आया बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्लाज्मिड? आंख बंद करके लगा सकते हो। डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता है। ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफर करता है। सर्कुलर होता है। इंडिपेंडेंट ORI होते हैं तो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट भी करता है। Which following statement describe the characteristics of enzyme RE? RE के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है भाई। RE के लिए गलत क्या बात है? बिल्कुल ठीक है। The enzyme cuts DNA molecule at identified position within DNA. बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये तो ठीक बात है। आइडेंटिफाइड पोजीशन को आइडेंटिफाई करता है, वहां पे काटता है। द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, बिल्कुल गलत बात, यही इनकरेक्ट है, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता है ना। द एंजाइम कट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ स्पेसिफिक साइट्स एट ईच स्ट्रैंड, बिल्कुल ठीक बात है, बैकबोन को ही कट करता है। इन ये बैकबोन्स किसकी जुड़ी होती है? देखो, ये शुगर, ये फॉस्फेट, ठीक है, और ये आपका नाइट्रोजनस बेस, ये न्यूक्लियोटाइड है। फिर नीचे होता है शुगर, फॉस्फेट, शुगर और ये नाइट्रोजनस बेस। फिर क्या होता है? फॉस्फेट, शुगर, ठीक है, हाँ, ये इससे कनेक्टेड होता है। तो बच्चों आप एक चीज समझो, ये जो शुगर फॉस्फेट है, ये शुगर फॉस्फेट है, ये शुगर फॉस्फेट है, इनके बीच का जो बॉन्ड है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यही तो तोड़ता है। बिल्कुल ठीक बात लिखी है अभी। The enzyme recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA, बिल्कुल ठीक है, palindromic sequence देखता है। जैसे EcoR1 का क्या है? GAA-TTC, बहुत बार बताया है क्योंकि ये सवाल पूछा गया है। ठीक है जी, क्लियर बात समझ में आई? The specific palindromic sequence which is recognized by EcoR1, GAA-TTC, देख लो ये रहा, ठीक है ना, GAA-TTC, यही सीक्वेंस है। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ डीएनए, ठीक है, कॉपी नंबर को कौन कंट्रोल करता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यही कॉपीज बनाता है, यही कंट्रोल भी करता है ना, इसी के पास कंट्रोल सेंटर भी है, यही रेप्लिकेट भी करता है, याद रखिएगा। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए, नो, डीएनए बनाता है। न्यूक्लियस सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, नहीं, दो स्ट्रैंड को सेपरेट करना, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना तो हेलिकेस का काम था, बिल्कुल गलत, ये भी गलत। एक्सोन्यूक्लियस कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन, नहीं, ये काम किसका है? एंडोन्यूक्लियस, वो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का है। लाइगेस जॉइंस टू डीएनए मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट सवाल, a specific recognition sequence identified by nuclease to make cut at specific position within DNA is, कौन सा स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या होता है जिसको एंडोन्यूक्लियस कट करके निकालता है? वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, ठीक है जी, उल्टा सीधा एक समान पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करता है। ड्यूरिंग हीट शॉक टू द बैक्टीरियम द टेम्परेचर यूज्ड फॉर गिविंग थर्मल शॉक 42 डिग्री सेंटीग्रेड, सीधा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बैक्टीरियल सेल के अंदर हमने केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम हीट शॉक मेथड यूज करते थे, ठीक है जी। तो अब नया क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए टू बोम्बार्डेड विद जीन गन आर मेड अप ऑफ, किसके लिए? हमें पता है कि वो गोल्ड और टंगस्टन के होते हैं, ठीक है ना, गोल्ड या टंगस्टन के होते हैं। बायोलिस्टिक्स, जीन गन सुटेबल किसके लिए है? जीन गन आपने देखा था प्लांट सेल के लिए सुटेबल है, ट्रांसफॉर्मिंग प्लांट सेल में सीधा शॉट मार रहे थे ना। तो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग अ सेल कॉम्पिटेंट, सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है भाई, सबसे पहले कैल्शियम डाइवेलेंट आयंस के साथ ट्रीट करो, ठीक है जी। इंक्यूबेशन ऑफ सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, हीट शॉक, देन रिप्लेसिंग ऑन आइस, बिल्कुल ठीक बात है। हीट शॉक, इंक्यूबेशन, ट्रीटमेंट विद डाइव, पहले सबसे पहले हम कैल्शियम आयन को यूज करते हैं। प्लेसिंग ऑन आइस नहीं,
आंसर ये वाला होगा। हम पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। After completion of biosynthetic stage, the product has to be subjected through a series of processes before it is ready for marketing. अब उस सबको क्या बोलते हैं हम? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। भाई हमने प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाद मार्केटिंग से लेकर उससे पहले का काम क्या है? सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना, वो सब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आता है। टैग पॉलीमरेज ऑब्टेन किया जाता है थर्मस एक्वेटिकस, तभी तो इसको टी का टैग का टी और एक्वेटिकस का AQ, इसलिए इसको टैग पॉलीमरेज बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक थर्मो एसिडोफिल है। थर्मो एसिडोफिल। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग, अभी हमने देखा था डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है जी। सो विच व्हाट इज द क्राइटेरिया for DNA fragment movement on agarose gel electrophoresis? The smaller the fragment size, the farther it moves. बिल्कुल ठीक बात है। Positively charged fragment, negatively charged होता है ना fragments, तो negatively charged fragment do not move, बिल्कुल गलत बात, ये भी गलत बात। The larger the fragment, the farther it moves, बिल्कुल गलत बात। सबसे छोटू वाला सबसे दूर भागेगा, तो आंसर is first. A gene whose expression helps to identify transformed cell is known as, देखो वो जीन बताना है आपको, है ना, जिसका एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि सेल ट्रांसफॉर्म हुआ कि नहीं, वो होता है आपका सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है ना। हमें ट्रांसफॉर्म सेल जो है उसका तो पता लगेगा, सेलेक्टेबल मार्कर से पता चलेगा। द फ्रैगमेंट DNA फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन agarose gel electrophoresis कैन बी विजुअलाइज्ड। इस डाई को यूज करते हैं हम ETBR को बच्चों, फिर यूवी लाइट में देखते हैं चमकते हुए ये ऑरेंज कलर के बैंड दिखते हैं आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ फ्रैगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट? अच्छा, ह्यूमन के अंदर डालना है ना, तो रेट्रोवायरस को यूज कर लेंगे, रेट्रोवायरस को यूज कर लेंगे। भाई TI प्लाज्मिड तो प्लांट के लिए होता है, ये वाला बैक्टीरिया के लिए होता है। लैम्डा फेज किसके लिए होगा? लैम्डा फेज बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरिया के लिए होगा। रेट्रोवायरस हम उसके लिए यूज कर लेते हैं, एनिमल्स के लिए। DNA प्रेसिपिटेशन, पूरा DNA प्रेसिपिटेट करता है, उसको निकालने का पूरा प्रोसेस जो होता है किसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं? चिल्ड इथेनॉल डालते हैं और वो सारे धागे दिखने लगते हैं आपको, व्हाइट कलर के धागे दिखने लगते हैं, स्पूलिंग कर लेते हैं, प्रोसेस को निकाल लेते हैं, मतलब DNA को निकाल लेते हैं। Which of the following equipment is essentially required for growing microbes on a large scale for industrial? देखो सबसे अभी हम पढ़कर ही आए, बायोरिएक्टर्स, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिनके अंदर हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं। टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑन PBR फॉर सेलेक्टेबल मार्कर, कौन से थे? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, आंसर बी, ठीक है जी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड DNA फ्रैगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, इथिडियम ब्रोमाइड UV रेडिएशन में। DNA strands on gel stained with ethidium bromide when viewed under UV radiation appears as चमकते हुए ऑरेंज कलर के बैंड, अभी बात की हमने। Which of the following is correct sequence of steps in PCR? PCR में सबसे पहले denaturation, फिर annealing, फिर extinction, आंसर होगा बी, ठीक है जी। सबसे पहले denaturation, स्ट्रैंड अलग होगी, फिर उसके बाद annealing यानी कि प्राइमर लग गए, इसके बाद एक्सटेंशन यानी कि एक्सटेंशन हो गया। ये होगा 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये होगा 54 पे और ये होगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है जी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग PCR, इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड इन द बिगिनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर स्टार्टिंग में हाई टेम्परेचर नहीं करेंगे तो डीनेचुरेशन नहीं हो पाएगा, स्ट्रैंड्स अलग नहीं हो पाएंगे। भाई पहला प्रोसेस करने के लिए 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाना पड़ता है डीनेचर करने के लिए। During the purification process of for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out what? DNA के लंबे लंबे धागे, व्हाइट कलर के धागे निकाल देता है, अलग कर देता है। हमें क्या निकालना था? हमें DNA को प्रेसिपिटेट आउट करना था। So which one of the following statement is not true regarding? Again दूसरा जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए ठीक नहीं है, बताओ। Separated DNA fragment are stained by using, बिल्कुल ठीक बात है। The presence of chromogenic substrate gives blue color DNA band on the gel, नहीं, ऑरेंज कलर का देता है।
ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी रे लाइट, बिल्कुल ठीक। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, सेपरेटेड डीएनए, इसको इल्यूशन बोलते हैं। जेल से निकाल लेंगे, जेल से निकालने के बाद जेल को मेल्ट करेंगे, प्रोसेस को इल्यूशन बोला। भाई पूरा डीएनए को प्रेसिपिटेट करके निकालना आपका वो कहलाता है, स्पूलिंग कहलाता है। आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब आप जेल से निकालते हो आपका इल्यूशन कहलाता है, याद रखिएगा। तो आंसर ये वाला होगा, ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा जी, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। भाई क्लोनिंग वेक्टर का डिजायरेबल फीचर कौन सा नहीं है? सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताई थी, एनसीईआरटी भी लिखती है कि एक क्लोनिंग वेक्टर के पास बहुत सारी मतलब मल्टीपल साइट्स होनी चाहिए आरई की, मतलब बहुत सारे आरई की एक एक साइट होनी चाहिए। इस आरई की ये वाली साइट है RE1, RE2 की ये साइट है, RE3 की ये साइट है, RE4 की ये साइट है ना। एक आरई की, एक ही आरई की अगर बहुत सारी साइट्स होंगी इस वेक्टर पे, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो क्या कर देगा, इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। ये बात हमने की थी। तो हम नहीं चाहते कि एक आरई की बहुत सारी साइट्स हो, हम चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट आरई की एक एक साइट हो। तो इसमें देखो लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन आप देखोगे, प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, नहीं ये फेवरेबल नहीं है इसके लिए। इसको चाहिए कि भाई डिफरेंट डिफरेंट आरई की, मतलब कई सारे आरई की साइट्स हो, 2-4। अब देखो 2 मोर रिकॉग्निशन साइट आ रहा है, ये फिर भी अच्छा है, बेहतर है ना। मार्कर तो होना ही चाहिए, मार्कर सिलेक्टेबल मार्कर तो होना ही चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो रेप्लिकेट ही नहीं करेगा, ये भी अच्छी बात है। चलो 2 या 2 से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट्स है, लेकिन एक ही साइट होगी वो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। तो यही हमारे सारे सवाल थे, ठीक है। इससे रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ सवाल थे। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस करिएगा बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी का एक अगला चैप्टर एप्लीकेशन की वीडियोस कल से डलना स्टार्ट हो जाएंगी। स्टे ट्यून्ड। बायोटेक में अगर कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं उसका वीडियो एक अलग से बनाकर भेज दूंगा। थैंक यू।